लोगों को सुमा, चिरंत, सूर्य अर्चना, आकाश, कावेरी, ऐश्वर्या, मनोज, मदन एंड शांता, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और आई थिंक मुझे लगता है कि आप में हर कोई कुछ पूछना चाहता है, क्योंकि अब धीरे धीरे हीट अप हो रहा है। तो ये आपको पांडे जी, आपको सबको होना चाहिए पहले क्वेश्चन पूछने की आदत पड़नी चाहिए, है ना। सबसे पहले बच्चों में आदत पड़नी चाहिए, क्वेश्चन पूछने की आदत पड़नी चाहिए। तो पहला तो मैं सबसे पहले बच्चे आप लोगों को मैं यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश का सचिवालय ये लोक भवन है। यहाँ पे पहले मंजिल पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। जैसे आपका विधान सौदा है, कई बार मैं गया हूँ विधान सौदा आपके यहाँ, विधान सौदा में वहाँ पे आपके माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वो ऊपर बैठते हैं और नीचे मुख्य सचिव बैठते हैं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 5वें मंजिल पे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं और पहले मंजिल पे मुख्य सचिव बैठते हैं। ये लोक भवन है, वो विधान सौदा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे इंस्टीट्यूट्स के थ्रू आ रहे हैं, जहाँ से मैं पढ़ाई किया। मैंने कहा बेसिक मेरी डिग्री जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IIT कानपुर से, तो वहाँ से आप ले आ रहे हैं, तो मुझे उस वक्त खुशी कि IIT कानपुर को देखा आपने। सबसे पहले तो मैं जो आपने प्रश्न पूछा कि IIT कानपुर में देखा, आप बहुत प्रभावित हुए, बहुत अच्छा लगा आपको, तो बाकी इंस्टीट्यूट कैसा क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए। और यही आज के तिथि में यही कोशिश हो रही है, क्योंकि कुछ एलीट ऑर्गेनाइजेशन न करके सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक जैसे होना चाहिए, ताकि उनको बेसिक सुविधा सभी जगह मिल सके। और आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ा होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, क्योंकि जब मैं IIT कानपुर में पढ़ता तो बहुत ज्यादा एलिटिस्ट था, मैं वहां पे पढ़ा था 1978-23, तो बिल्कुल बाकी कॉलेजेस उसके आगे कुछ थे ही नहीं, काउंट ही नहीं होते थे। बाकी कॉलेजेस में वो काउंट ही नहीं होते थे इस जमाने में मैं IIT कानपुर में घुसा था। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज बाकी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है काफी अच्छा उनका नाम है। लेकिन ये हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देती है, उस लाइन ड्रॉ करने से बहुत सारी चीजें अब हर एक कॉलेज में वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और आप देखेंगे कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जादू की छड़ी आपने परी आई और परी ने जादू की छड़ी घुमाई और सारा का सारा चीजें जैसा हो गया। वो तो सारी सपने के संसार में या परियों की कथाओं में होता है। रियल वर्ल्ड जिसमें हम आप रहते हैं, उस रियल वर्ल्ड में चीजों में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। लेकिन जो परिवर्तन पिछले 10 साल में आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश को बदला है, और मैं उस बदलाव का, मुझे खुशी है कि मैं उस बदलाव का भाग हूँ। मैं भारत सरकार में और राज्य सरकार में उस बदलाव में एक भागीदार हूँ, क्योंकि हमने भी कुछ कोशिश की अपने तरफ से। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिला, उनका उनकी जो विजन है उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने भी उसमें बहुत कुछ कोशिश की। मैं अपने आपको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सही समय पे मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का या भारत सरकार के उस पार्ट का अंत। या आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन, आपको एक मीडिया ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में जो इतना सारा जो चीज आप देख रहे हो, तो उत्तर प्रदेश में आज इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके साथ भी काम करने का मुझे पिछले 2 साल से ज्यादा का अनुभव मिला। वो भी मेरा सौभाग्य है कि ऐसे समय में मैं मुख्य सचिव हूँ जिसमें भी यह परिवर्तन की लहर चल रही, और मैं भी उस परिवर्तन को उनको तेज बढ़ाने में मैं भी एक भागीदार हूँ। तो ये आपको जो आपको अंतर नजर आ रहा है, ये अंतर आने वाले समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारी नीति पहले ऐसी नहीं थी। आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, तो स्कूलों में भी देखोगे कि आप चाहे सरकारी स्कूल, प्राइवेट प्राइमरी स्कूल हो, जो आपका जूनियर हाई स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल, सब जगह बहुत कुछ चीजें परिवर्तित हो रही है। और ये परिवर्तन की लहर पूरे देश भर में, और हमारा प्रदेश एक अग्रणी बहुत तेज बढ़ रहा है, इसलिए हमारे यहाँ आपको और ज्यादा परिवर्तन नजर आएगा। लेकिन आगे चल करके ये इसी प्रकार से लगभग सब जगह होगा, क्योंकि एक लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, और वो लक्ष्य है देश को विकसित भारत करने का। 2047 जब हम आजादी का 100 साल मना रहे होंगे, तो हमारा देश एक विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। और डेवलप कंट्री का मतलब होता है कि हमारी हर, जब कोई भी कंट्री डेवलप तब हो सकती है जबकि उसका हर एक इलाका डेवलप हो, हर नागरिक डेवलप्ड हो। मैंने जब उसको डेवलपमेंट का तो पैमाना होगा कि जब उनको सारी जिसकी जो क्षमता, उस क्षमता के मुताबिक उसे कार्य करने का मौका मिल रहा हो।
तब जाके डेवलप हो पाएगा। तो उसके लिए वो व्यवस्था, जिस प्रकार की व्यवस्था है आज, चाहे स्कूल एजुकेशन के बारे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, हेल्थ सर्विसेज के बारे में हो, चाहे आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हो, चाहे हमारे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बारे में हो, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, हर एक सेक्टर में एक बड़ा मेजर परिवर्तन हो रहा है। और आप देख रहे हो कि चीजें सुदृढ़ होती चली जा रही है पिछले 10 साल में। तो मैं तो इसका भागीदार बताया कि मैं इसमें चूंकि भारत सरकार में भी रहा और राज्य सरकार में, तो मैं उसका भागीदार हूँ, उस परिवर्तन के उसका पार्ट। लेकिन आप बाहर से देखते होंगे कि कितना परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए ये 2047 का जो चीज करने के लिए, 2047 में इस चीज को करने के लिए, जब पूरा देश, आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चली, आपके कॉलेज में भी आई होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा, आपने भी उसको देखा हो, आपने बहुत सारी चीज अनुभव किया होगा। तो वो हर एक भारतीय का संकल्प बन गई है। हर एक जो है गांव से लेके शहर के हर एक का संकल्प बनने। संकल्प समझते हो? क्योंकि आप हिंदी, आप अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो हिंदी बोलते हो, तो ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। और हमारे अंदर कुछ ऐसी गुलामी की मानसिकता है जिसके नाते बहुत लोग वो हिंदी के बदले अंग्रेजी बोलना चाहेंगे। अंग्रेजी चाहे अच्छी बोल पाए तो न बोल पाए, लेकिन अंग्रेजी पिटपटाना चाहेंगे। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ कि मैं रूस गया हुआ था, जब मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था भारत सरकार का, ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरनर हुआ करता था, एक वार्ता के लिए गया हुआ था। उस वार्ता के दौरान एक तरफ की टीम लीड कर रहे थे, वहां पे उनके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी थे, उनको डिप्टी मिनिस्टर कहा जाता है, असिस्टेंट डिप्टी मिनिस्टर कहते हैं। डिप्टी मिनिस्टर का उनका जो सेक्रेटरी होता है, तो असिस्टेंट डिप्टी मिनिस्टर उधर से लीड कर रहे थे और इधर से मैं लीड कर रहा था, और हमारी वार्ता हो रही थी किसी विषय के ऊपर। जो 3 घंटा हम लोगों ने बात किया। मैं अंग्रेजी में बोलता था, मेरे बगल में बैठा हुआ जो ट्रांसलेटर अनुवादक था, वो उसको रशियन में ट्रांसलेट करता था। वो सामने वाले हमारे जो बैठे थे वो रशियन में बोलते थे, और उनके बगल में बैठा हुआ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी महिला। तो हम 3-4 वाक्य बोलने बाद चुप हो जाते थे। और हमारी कैपेसिटी जो है ऐसा, जो क्योंकि हमारे थॉट्स जब हम बात करते हैं, जैसा भी मैं बोल रहा हूँ, तो हमारे थॉट्स लगातार बनते चले जा रहे हैं, तो हमारे थॉट्स बीच बीच में रुकते जाते हैं। यानी हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारी जो हमारे क्षमता के मुताबिक जो हम करने की जो हमको जो जितनी ताकत है, वो ताकत से हम कम कर पा रहे हैं। बट मुझे लगा ठीक है भाई, रशियन वो बोलता है, हमको तो रशियन आता नहीं, और हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो उसको अंग्रेजी नहीं आती। लेकिन उसके बाद हम लोग लंच पे गए। जब हम लंच पे गए तो बड़े फर्राटे की अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा यार, क्यों बेवकूफ बना रहे थे हमको? अगर तुम भी अंग्रेजी बोलते, हम भी अंग्रेजी बोलते तो हम लोग जो 3 घंटा का काम था 1 घंटे में कर लेते। तो उसने कहा नहीं, यहाँ पे हर सरकारी कामकाज केवल रशियन में होता है। मैंने बड़े गर्व के साथ उसने कहा कि यहाँ पे हर सरकारी कामकाज रशियन में होता है। जैसे हमको अंग्रेजी आती जरूर है, लेकिन हम रशियन में नहीं, बल्कि हम अंग्रेजी में नहीं बल्कि रशियन में काम करते हैं। और ठीक ऐसा अनुभव मुझे जापान में भी हुआ, ऐसा अनुभव मुझे फ्रांस में भी हुआ, ऐसा अनुभव मुझे जर्मनी में भी हुआ। भाई तमाम सारे देशों में मैं जाता था अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो सामने वाला मुझसे बात करता था जर्मन में, फ्रेंच में, जापानीज में, डच में, लेकिन कुछ अंग्रेजी बोलते हैं। तो अगर वो बोल सकते हैं, तो फिर मैंने तय किया कि मैं भी हिंदी बोलूंगा। और हिंदी बोलने से हमें इस देश को एक सूत्र में, क्योंकि पूरे देश का एक भाषा, क्योंकि इतने दिनों से हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के जो है 1951 में जाकर तय हुई। एक रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, हमारी संसद का रेजोल्यूशन है, लेकिन अब अभी भी इसमें कहीं कहीं उनकी हिचक है। तो बच्चों, मैं तुम्हारी बात सुनकर के हिंदी का मुझे बड़ी खुशी हुई। आप हिंदी बोलते हो और एक सूत्र में बात करते हो, और हमें इस पर गर्व करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी ही बोलना चाहिए, हमें कन्नड़ भी आना चाहिए, हमें तमिल भी आना चाहिए, हमें तेलुगु भी आना चाहिए, मलयालम भी आनी चाहिए, बंगाली भी आनी चाहिए। हमें एक ऐसा फॉर्मूला, और हमें अंग्रेजी भी आनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के साथ जुड़ने के लिए अंग्रेजी हमको चाहिए। अब मैं वहां जाकर के किसी ऐसे फोरम पे हमको इंग्लिश नहीं आती, तो वहां कमजोर पड़ जाएंगे। हमें वो भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, लेकिन अपनी भाषा तो आनी ही आनी चाहिए। आपने कहा कि यूथ के लिए कैसे हम यूथ को 2047 से जोड़ सकते हैं। भाई यूथ तो आने वाले समय का भविष्य है। हम भी कभी यूथ होते थे, अभी ऐसा नहीं कि हम यूथ अभी नहीं है, अभी भी हम यूथ अपने को, अभी हम उसमें यूथफुल एनर्जी, अभी भी मुझ में वो ऊर्जा है। जब मैं 22 साल का था, जब मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में
22 साल की उम्र में मैं आ गया, क्योंकि IIT कानपुर से पास आउट किया, सीधे में इम्तिहान दिया और उसका पहले राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं उत्तर प्रदेश कैडर में आया। ये यूथ हमारा जो है आने वाले समय का वही हस्ताक्षर है, वही देश का ताकत है। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमें संकल्प देते हैं विकसित भारत के लिए, तो यूथ को अपनी एनर्जी को इतना इसको अपनी पूरी ऊर्जा को आप इस प्रकार से केंद्रीकृत करिए कि जिससे कि आप नए भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए आप ताकत बन सको। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, देखो कि इंजीनियरिंग में क्या कर सकते हो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, देखो साइंस में क्या कर सकते हो। आप अगर जो एग्रीकल्चर की एक बिटिया ने बोला कि वो एग्रीकल्चर की कर रही है, BSc एग्रीकल्चर कर रही है, एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हो, क्योंकि हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन के लिए आप इसकी बेस जो है हमारा आधार हो और आगे आने वाले समय आप जिम्मेदार बनोगे। तो जहां पे हो, कल को ये सोचो कि हम आज ही हम सब कुछ कर लेंगे तो नहीं संभव। आप जहां पे हो, जिस स्थिति में हो, लिव इन टुडे एंड बी द बेस्ट टुडे, ताकि दुनिया के कहीं से भी, किसी से भी हम कम नहीं है। जब मैं भारत सरकार में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का सचिव हुआ करता था और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाना है, तब मैं एडिशनल सेक्रेटरी होता था, तब मैं अपर सचिव होता था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, यानी नगर विकास मंत्रालय का। माननीय प्रधानमंत्री ने संकल्प दिया कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाता। हम लोग को पता भी नहीं था कि स्मार्ट सिटी क्या होता है, कैसे होता है। तो हमने सीखना चालू किया और सीखने के लिए हमें आंख कान खोल करके सब कुछ करना पड़ेगा। तो हमने सीखा, दुनिया से सीखा, तमाम लोगों से जो पता चला, तमाम सारे जो एक्सपर्ट, चाहे US से हो, चाहे फ्रांस से हो, जर्मनी से हो, जापान से हो, कोरिया से हो, जहाँ पे ऑलरेडी थे ऐसे सर, उनसे हमने सीखा कि क्या होता है स्मार्ट, कैसे बन सकता है, और फिर उसको हमने अंगीकार किया अपने आवश्यकता के मुताबिक। तो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को उसको लॉन्च किया। और आप जैसे जो शहर बता रहे थे, चाहे बेंगलोर शहर हो, चाहे मैसूर शहर हो, चाहे धारवाड़ शहर हो, धारवाड़ में वो चल रही तुम्हारी बस वाली रोड, बस चल रही है ना, तो उसका जब लिंक जब सारी समस्या थी तो मैं आया था वहां पे उसको धारवाड़ और उसको जोड़ने के लिए जो दोनों को, और सारा एक निर्णय वहां पे आकर के लिए थे। आपका पूरा कर्नाटका के, उसके हमारे अर्बन के जितने सारे ट्रांसपोर्ट के लोग थे, उन सबके साथ बैठ करके पूरे कंसर्न के साथ मैं पूरा 2 दिन वहां गुजारा था। तो ये जो हमारे तमाम सारे स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट थे वो सारे आज ये हो गया, आज हम दुनिया को बता सकते हैं। अब हमने उस ज्ञान को अर्जित कर लिया तो हम दुनिया को बता सकते हैं कि ये क्या चीज हो सकती है। तो ये हमें अपनी चीज को जितना ताकत करोगे, आपने बात की एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, आपने स्टार्टअप की बात की, बहुत अच्छी बात। मैं जब IIT कानपुर जाता हूँ मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। जब मैं पढ़ता था तो हमारे समय में हम लोग बड़े अपवाद थे जो कि भारत में रहने के निर्णय लिए कि हम भारत में रहेंगे और भारत के लिए काम करेंगे। नहीं तो हमारे साथी लोग जो है पास करते थे, इंजीनियरिंग 5वां साल पास करते थे और उसके बाद सीधे अमेरिका। IIT कानपुर से हमारा ये होता था कि वो टिकट ही कटा रहता था। हमारे साथ जो है 52 लोग, 52 हमारे बैच में थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 45 लोग सीधे चले गए, बाद में 2-3 और चले गए और 2 लोग हमारे साथ IAS में आए, हम 2 लोग IAS में आ रहे, एक हमारा IPS में, यानी सब लोग विदेश चले जाते। लेकिन अब मैं जब IIT कानपुर जाता हूं तो ऐसा देश में माहौल बना, ये माननीय प्रधानमंत्री इतना बड़ा बदलाव किया, इसको आने वाले समय लोग सोचेंगे कि आज हमारे वहां के बच्चे जो है इनोवेशन में लगे हुए, क्या नया कर सकते हैं। वो बच्चे आज हमारे लगे हुए एंटरप्रेन्योरशिप में लगे हुए, अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स उसमें लगे हुए और बड़ा अच्छा फील होता है। किस्म किस्म का स्टार्टअप आज हमारे IIT कानपुर का पढ़ा हुआ बच्चा जो है एग्रीटेक में लगा हुआ है, फिनटेक में लगा हुआ है, मेडटेक में लगा हुआ है, क्योंकि इतने सारे जो है, इतनी सारी जो है परिवर्तन हो गए, क्योंकि लोगों को लाइफ बदलने के लिए और असली टेक्नोलॉजी में इतना अभूतपूर्व परिवर्तन आया। हम लोग जब पढ़ते थे तो वहां हमारे जब पहले बार डेक्टन सिस्टम IIT कानपुर में आया तो हम लोग देखने के लिए कि क्या चीज, पहले हम बड़े साधारण से कंप्यूटर पे काम करते थे। डेक्टन सिस्टम आया तो लोग जाके सब देखते थे कि डेक्टन सिस्टम आ गया, दुनिया हिंदुस्तान का सबसे मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम था। आज पूरा डेक्टन हमारे इस मोबाइल से भी, जो मोबाइल फोन हमारा इसमें जो है, इससे भी कमजोर है।
हमारे मोबाइल में उससे बड़ा सिस्टम है। तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी परिवर्तन है और वो टेक्नोलॉजी से आप सारे लोग वाकिफ हैं। उस टेक्नोलॉजी आज जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कितने सारी चीजें हो रही है, लाइफ बदलने के लिए इतने सारे परिवर्तन हो सकते हैं, कितनी सारी मेडिकल फील्ड में नॉन इंट्रूसिव तमाम डायग्नोस्टिक हो सकती है, बहुत सारी चीजें। ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी आज कितनी सारी, जो ड्रोन दीदी की बात, ड्रोन दीदी की जो सोचो कि ड्रोन दीदी अभी आप ये हाल में मन की बात आपने सुना होगा, पिछले बार के मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सीतापुर जनपद यहाँ पे वहां के ड्रोन दीदी की बात की थी। ड्रोन दीदी ने कैसे सोचो वो महिला उन्होंने प्रशिक्षण लिया और आज तमाम सारे किसानों को मदद कर रही है, उनका आय हो रही है, इनकम भी हो रही है और किसानों की जो उनको जो जितना सारा दिक्कतें थी उनको सारी दिक्कतें भी दूर हो गई और उससे जो उनका आय भी और बढ़ेगा। तो ये आज ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप देखो कि कैसे चीजों को एक कनेक्टेड वर्ल्ड, एक नेटवर्क वर्ल्ड, एक कनेक्टेड वर्ल्ड में कैसे सारा काम कर सकते हैं। रोबोटिक्स, कितना बड़ा ताकत रोबोटिक्स के माध्यम से आ गया। तो आज जो टेक्नोलॉजी का युग है, आप अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अगर स्ट्रांग बना लेते हो बच्चों, आप हमारे देश के लिए ज्यादा ताकत लाओ। ऐसा नहीं कि आप जो अगर सपोज करो कि आप कहते हो कि मैं तो जो है हिस्ट्री पढ़ने वाला हूं, मैं इससे क्या लेना है। हिस्ट्री पढ़ने वाला भी इसको सीख सकता है। आप जो बायो साइंस कर रहे हो आप इसका सीख सकते हो। और इन टेक्नोलॉजी को सही तरीके से कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए, कैसे लोगों के जीवन को आसान करें, इसके बारे में आप बहुत कुछ कर सकते हो और वही आपका ताकत है। और इसको आपको, मैं तो देखे आप सारे लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये कहने की बात नहीं है, ये तो हमेशा से एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत की जो सबसे बड़ी ताकत क्या, विविधता में एकता। हम इतने किस्म के लोग हैं, जैसे एक बगीचे में जाओ तो इतने किस्म के फूल पत्ते, इतनी सारी चीजें होती है, लेकिन कहलाता क्या, वो बाग कहलाता है। ऐसे हमारे देश में इतनी इस किस्म की भाषाएं हैं, इतने किस्म का खान पान के, इतने किस्म का रहन सहन है, इतने किस्म के रीति रिवाज है, इतने किस्म की सब कुछ, इतना सारा भिन्न होते हुए भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक, जोरहाट से लेकर के जामनगर तक हम एक, क्योंकि हम सब एक भाग पिरोए जाते हैं। वो भारत का जो भारत का भाग है उसके उसमें हम पिरोए जाते हैं। और इसको देखने के लिए एक तो आपका कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में आपका युवा संगम के कार्यक्रम के माध्यम से आप यहाँ आए हो, लेकिन आपको खुद भी आना चाहिए, पर्यटन करना चाहिए। मैं जब पढ़ता था और मैं बड़े साधारण परिवार से, बहुत साधारण परिवार से, मेरे माता पिता बहुत साधारण परिवार के थे और हमारे पास इतना पैसा नहीं था, बहुत कम, उसमें बहुत तंगी हालत में मैंने पढ़ाई की, लेकिन हमेशा सरकार ने हमको स्कॉलरशिप दी। हम बहुत सारे अपने आप पर्यटन किया करते थे, जाते थे हम, जाकर के धर्मशालाओं में ठहरते थे, स्कूलों में ठहरते थे, जाकर के साइकिल से गए, दौड़ करके गए, ट्रैकिंग करके गए, जिससे कम खर्च में ज्यादा चीजों को देख सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ज्यादा खर्च करते हैं, कम फायदा पाते हैं। आप कम खर्चे में ज्यादा पा सकते हैं। आप जब कभी भी ट्रैवल करोगे, जैसे आप उत्तर प्रदेश आए हो, अब उत्तर प्रदेश में अगर IIT कानपुर होकर के चले गए तो आपने कुछ नहीं देखा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा प्रदेश है, हमारी आबादी करीब 24-25 करोड़ की आबादी है। हमारा प्रदेश जो है इतना बड़ा क्षेत्रफल है, 1000 किलोमीटर एक तरफ से दूसरे ज्यादा है। और ये वो भूमि है जहाँ पे भगवान राम पैदा हुए। कल आप अयोध्या गए थे, तो देखा आपने रामलला का दर्शन किया, 500 साल के बाद रामलला दिया है। सर एक चीज बोलना चाहूंगा सर, कल इनको वीआईपी गेट एंट्री मिली गेट नंबर 11 से सर, इससे बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपको देखो कि भगवान राम का दर्शन हुआ, यहाँ पे भगवान कृष्ण पैदा हुए। आप मथुरा जाओगे, भगवान कृष्ण यहाँ पैदा हुए। यहाँ भगवान शिव की नगरी है, तो काशी भगवान शिव की नगरी है। यहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध पैदा हुआ। उनका बचपन का जितनी सारी कहानी पढ़ते हो, या भगवान बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ, जो कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण जहाँ पे हुआ, या वो जहाँ जाके 4 महीने, साल के 4 महीने वो जो चौमासा कहते हैं, उसमें जाकर के सारी जितनी त्रिपिटक की कथाएं हैं, वो सारी कथाएं वहीं पे उन्होंने किया। वो श्रावस्ती हमारे उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आपको तमाम सारे जैन तीर्थंकर, इतने सारे, कम से कम 10-12 जैन तीर्थंकर हमारे उत्तर प्रदेश के जो 24 सिद्ध, उसमें आधे ज्यादा तो हमारे उत्तर प्रदेश से। आज तो हमारे अयोध्या के पास गई।
बनारस से, बरेली के बाद रामनगर से, ऐसे हमारे जैन तीर्थंकर। तो ये तो एक ऐसी भूमि, पवित्र भूमि है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे इतने सारे हमारे धर्म स्थान है और इतने सारे आध्यात्मिक ऊर्जा है। एक से एक हमारे ऋषि मुनि, जिनका नाम आपने पतंजलि मुनि का नाम सुना, उनका जमीन यहाँ पे है। दुर्वासा मुनि को सुना, वो यहाँ पे है। ये वशिष्ठ मुनि के बारे में आपने सुना होगा, वो इनका यहाँ पे है। श्रृंग मुनि का सुना होगा, श्रृंग मुनि यहाँ पे। एक से एक ऋषि संत यहाँ पे पैदा हुए, जो पूरी की पूरी जो है, जो हमारा जो वेदों का रचना किया गया, वेदों की रचना करने के बाद उसका पहला वाचन उत्तर प्रदेश में, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, करीब 125 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है नैमिषारण्य। वहां पे 80,000 जो है तमाम पूरे आर्यावर्त के जो है तमाम सारे ऋषि आए और उनको जो है सूत मुनि ने सारा का सारा वो सुनाया, और जिसके बाद वेदों का प्रसार पूरे दुनिया में हुआ। शुक्ल तीर्थ यहाँ पे है। मैंने ये एक से एक ये ऐसे स्थान जो हमारे उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे गंगा नदी जो कि इतनी पवित्र नदी है, गंगा है, जमुना है, सरजू है, ये तमाम सारी नदियां यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश आते तो ये सब चीज देखते। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव भी है। उत्तर प्रदेश में इतना सारा इतिहास है यहाँ का, इतने सारे यहाँ पे साहसिक स्थान है। यहाँ पे हमारा हर एक इलाका, आपने बिल्कुल सही कहा, बुंदेलखंड अलग है, हमारा पूर्वांचल अलग है, उत्तर का अलग है। हर एक इलाके के अपनी खान पान है, अपने अपने तौर तरीके हैं, और लोगों को जाना चाहिए, और लोग जाते भी है। आप अंदाज करोगे उत्तर प्रदेश में कितने पर्यटक आते हैं? इस साल लगभग 48 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आएंगे। 48 करोड़, 48 करोड़, ये हमारा जो है, जो हमारा फिगर है। और एक कुंभ जो होता है यहाँ प्रयागराज में, कुंभ जो 2019 में 24 करोड़ लोग खाली कुंभ में आए स्नान करने के लिए। और आगे आने वाले 2025 में कुंभ होने जा रहा प्रयागराज में, उसमें करीब 40 करोड़ का अंदाजा है कि 40 करोड़ लोग आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में विविधता का जो प्रदेश, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा बदलाव देखा। बदलाव इतनी आसानी से नहीं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का परिवर्तन किया आज इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था। ये कहते थे उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो आप यहाँ से भाग के जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे तो नौकरी मिलेगी उनको, मुंबई जाएंगे नौकरी मिलेगी उनको, चेन्नई जाएंगे नौकरी मिलेगी। यहाँ पे कुछ होता ही नहीं था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में इतनी भरमार लगी, हमारा यूथ आज यहाँ पे उसको जो है तमाम सारे उसको ऑक्युपाई कर रहा है, उसको काम मिल रहा है। अभी हाल में इन्वेस्टर समिट हुआ 2023 के फरवरी में, 40 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल साइन किए गए। 40 लाख करोड़, सोच सकते हो बच्चे। और 40 लाख करोड़ पे साइन किया गया। और अभी हाल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, पिछले महीने में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10.24 लाख 10.24 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। ये हमारे उत्तर प्रदेश की ताकत। और पूरे सारे 75 जिलों में, हमारे 75 जिले, सारे 75 जिलों में इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया। आज उत्तर प्रदेश में नई नई पॉलिसी, इतनी सारी नई पॉलिसी, जो देश की सबसे जो मैंने एडवांस पॉलिसी है, वो पॉलिसी आज ही उत्तर प्रदेश सरकार ने, आज हमारी कैबिनेट की बैठक की सुबह, ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये हमारी 28वीं पॉलिसी थी, पिछले करीब 1-1.5 साल के भीतर ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी शुभारंभ की। ऐसी नई नई पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा, देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है। देश का सबसे ज्यादा मेट्रो आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैंने एक प्रदेश, दिल्ली को हटा दिया, दिल्ली में अकेला ही करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा, दिल्ली को अगर अलग करते तो दिल्ली तो देश की राजधानी है, हमारे यहाँ करीब 150 किलोमीटर से ज्यादा की मेट्रो है। यहाँ 5 शहरों में देश की पहली RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट, उत्तर प्रदेश में दिल्ली से लेके मेरठ तक जाने वाली जो पहली RRTS बनी, उसका 17 किलोमीटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने पीछे किया था। अभी कल उद्घाटन होने जा रहा है 28 किलोमीटर, तो 45 किलोमीटर की हमारी RRTS, जो कि दिल्ली से मेरठ 82 किलोमीटर की दूरी जो है केवल 35 से 40 मिनट में पूरा करेंगे। यहाँ एयरपोर्ट, हमारे पास 10 एयरपोर्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। 10 एयरपोर्ट में 4 हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और अभी 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 5 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यानी हमारे 15 एयरपोर्ट हो जाएंगे 10 तारीख को, और 6 और एयरपोर्ट पे काम चल रहा है, 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे। इस साल के सितंबर अक्टूबर तक हमारा जेवर का एयरपोर्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो। जेवर एयरपोर्ट सितंबर अक्टूबर तक उद्घाटन होगा,
वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो, जेवर एयरपोर्ट। देश का पहला वाटरवेज जो जल मार्ग है, वो जल मार्ग उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो बनारस से लेकर के, काशी से लेकर के हल्दिया तक, वो सीधा जल मार्ग हमारा पहला देश का जल मार्ग नंबर 1, जैसे नेशनल हाईवे होता है, जल मार्ग नंबर 1। हमारे सभी जिले 4 लेन से जुड़े हुए। तो ये आज उत्तर प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा भरमार हो रखा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना परिवर्तन, आज नए नए यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं, नए नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। आप सोच सकते हो हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। यूनिवर्सिटी सरकार की तरफ से कई 7 यूनिवर्सिटी सरकार ने बनाया अभी हाल में, और कई 43 प्राइवेट सेक्टर में। इतनी ज्यादा हमारी नई नई यूनिवर्सिटीज बन रही, नए नए कॉलेजेस बन रहे हैं। तो एक परिवर्तन की लहर है। और आपने बात किया एग्रीकल्चर में, बेटा आपने, बिटिया ने एक बात की एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी कल ही यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का जो है बताओ, एग्रो स्टैक की एक कॉन्फ्रेंस थी, और पूरे देश भर के सारे अधिकारी आए थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर्स, डायरेक्टर सारे आए थे। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 100% हमारा जो है, जो प्लॉट्स है वो सब जियो रेफरेंस हो गए। मैंने हर प्लॉट का अपना पहचान हो गया। अभी फार्मर्स की डायरेक्टरी हम तैयार कर रहे हैं। फार्मर्स की डायरेक्टरी का पहला देश में पहला पायलट हमारे फर्रुखाबाद में हो रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, सीधे सीधे फोन ले जाता, फोन ले जाके फोटो खींचो और आपका क्रॉप सर्वे, उसमें क्या फसल लगी है, धान लगी कि गेहूं लगा, मक्का लगा, और सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को भी अंगीकार करते हैं। हम जो है इसको, जो स्टार्टअप्स और ये सब चीज को भी अंगीकार करते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में जो एक पूरी परिवर्तन की लहर आई है, और वो सीधा, जब देश हमारा विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश विकसित होगा। जब देश हमारा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। हम पीछे थे जरूर, लेकिन हम अभी स्प्रिंट कर रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं, जैसे हम उसको रफ्तार पकड़ करके उसको जा सके। आप उत्तर प्रदेश आए हो तो उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ है। उत्तर प्रदेश में विविधता हमारी शिल्प की है। आप लखनऊ आए हो, लखनऊ में चिकन वर्क होता है, कपड़े के ऊपर जो है काम करते हैं, रेशम से या सूती धागे से काम करते हैं। आप जाओगे यहाँ पे रेशम का, कभी यहाँ पे अगर खरीदने के लिए, तो यहाँ पे जो माल आप यहाँ खरीदोगे, बेंगलोर में जाकर उसका 3 गुना दाम हो जाएगा। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के हर एक जिले का, 75 जिले हैं, 75 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP का नाम आप, हर एक जिले का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये उत्तर प्रदेश की विविधता, और उसका नतीजा है कि हमारे शिल्पियों को जो है उनको सम्मान मिलता है। उनको जो अपनी जो हुनर है, उनका जो उनके अंदर जो एक उन्होंने तकनीक है, उस तकनीकी का उनको लाभ मिलता है, उनकी आय बढ़ती है। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपने जितने सारे प्रश्न पूछे हमसे, लगभग सारे प्रश्नों का मैंने उत्तर देने को इस तरह से कोशिश की है। आपने एक बात पूछी कि माइग्रेंट्स के बारे में क्या करते हैं। हमारे माइग्रेंट्स के, हमारे यहाँ सारे स्कूलों में, आज सरकारी स्कूलों में आपको जान करके प्रसन्नता होगी, करीब 1,92,00,000 हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 1,92,00,000। एक स्पेशल अभियान जो कि सारे स्कूलों को, प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प हो गया, उनको सारा परिवर्तन करके स्कूल अब लगते नहीं सरकारी स्कूल, उनको इतनी सारी फैसिलिटीज और स्मार्ट क्लासेस वहां पे किया गया। और हर बच्चे को, उनको बस्ते से लेकर के, जूता मोजा से लेकर के, कपड़ा वगैरह सब कुछ फ्री में दिया जाता, किताब कॉपी सब फ्री दी जाती। इसलिए सारे के सारे बच्चे आते हैं। और हमें उनको, बच्चों को रोकने के लिए कि ताकि वो वहां से जूनियर हाई स्कूल जाए, वहां से हाई स्कूल जाए, अभी बहुत सारी योजनाएं, अभी भी ड्रॉप आउट है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसे तमाम सारी चीजें की गई जिससे लोगों की लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव करे, जिससे कि लोगों का पढ़ाई में चाव आ सके, जिससे लोग विविध अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्ते पकड़ सके, जिससे कि लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी, पढ़ाई की फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा मैंने विदेशों में देखा था। लेकिन आज हिंदुस्तान में भी आप पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के साथ साथ आप कुछ आर्ट भी पढ़ सकते हैं, कुछ आप टेक्निकल कार्य और भी कुछ चीजें कर सकते हैं, या आप पढ़ रहे हैं आर्ट पढ़ने के साथ थोड़ी साइंस की भी कुछ पढ़ सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक आई है और उसका परिवर्तन आया। आज हमारे यूनिवर्सिटीज को उनकी रैंकिंग होती है, उनकी ग्रेडिंग होती है,
आपको पता होगा कि उनकी ग्रेडिंग और रैंकिंग होती है, इसके लिए वो अपनी सारी की सारी व्यवस्था को सुधार करते हैं, क्योंकि देश बदल रहा है और तेजी से बदल रहा है। ऐसा नहीं कि बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। आज हम लोगों को आपस में एक गर्व हो गया कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, और भारत की हमको उस मेधा को, हमारी जो ताकत है, उस ताकत को लोग पहचान रहे हैं। और उसी का नतीजा था कि कोविड जैसी बीमारी आई, जो कि एक वैश्विक महामारी थी। उस महामारी में भी जो तमाम सारे जो लोग प्रेडिक्ट करने वाले थे कितना नुकसान हो जाएगा, नुकसान हुआ, दुनिया भर में नुकसान हुआ। लेकिन दुनिया वालों के जो बड़े बड़े देश, जो कि अपने को इतनी ताकतवर मानते थे हेल्थ के फील्ड में और हर चीज में, उनके मुताबिक हमारा नुकसान अगर देखें तो नगण्य हुआ। हम तो उसके बाद आत्मनिर्भर भारत बन करके निकले, उसके बाद इतना इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया, हमारी इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है। अभी आपने हाल में देखा होगा, कुछ 4-6 दिन पहले अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया था, हमारा लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ कितना था? 8.4%। 8.4%। आज हम जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, और जो चौथे और तीसरे हमसे बहुत आगे नहीं है। 2027 तक उनको पकड़ लेंगे। अब हमारे आगे जापान और जर्मनी है, उनको क्रॉस कर जाएंगे, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया, पछाड़ के ब्रिटेन के हम आगे चले गए, जापान। तो हम अब हमारे आगे 2 ही पड़े हुए, उन 2 को निकाल करके फिर तो उसके बाद चाइना और अमेरिका होगा, वो भी हमारा आने वाले समय में जो 2047 विकसित भारत बनेगा, तो हम उनके बड़े नजदीक पहुंच जाएंगे, उनको क्रॉस भी कर सकते। क्योंकि देश की ताकत बहुत है, और वो ताकत कहाँ से? आप लोगों से। आप में एक एस्पिरेशन होना चाहिए कि हमको देश को आगे बढ़ाना है, हमारे अंदर कमिटमेंट होना चाहिए मैं देश को। और कैसे बढ़ा सकते हैं? कोई देश ऐसा नहीं कि इसको उठा के वहां से वहां कर लिया। हम कैसे अपने आप को ताकतवर बनाए, हम कैसे बेस्ट कर सके, तभी देश ताकतवर हो। तो ये हमारा जो है, आप लोग जो यहाँ आए हो, मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत भी करता हूँ, और मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि आप यहाँ से उत्तर प्रदेश अच्छे अनुभव लेकर के जाओगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को दोस्त बना के जाओ, और उससे जो IIT में जो आप लोगों का संपर्क होगा, उनके साथ संपर्क में, क्योंकि आज के इंटरनेट के माध्यम से तो वर्चुअल वर्ल्ड हो गया, उस वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारे आप संपर्क साधोगे। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों अगर आपके ऐसे दोस्त बनेंगे कि फिर बिटिया ने कहा कि IIT कानपुर से हमारा कॉलेज के लोग, तुम बेटा IIT कानपुर आगे पढ़ोगे। ये भी सोच लो कि तुम जब इसमें देखो, जब एक संकल्प में इतनी ताकत होती है, अगर आप संकल्प ले लो और मन से संकल्प ले लो, तो सिद्धि बन ही जाता है। अगर ऐसा संकल्प लोगे जो अपने आप के ऊपर आपको डाउट रहेगा, आपके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, तो सिद्धि नहीं होती। संकल्प लो और पूरे मन के साथ संकल्प लो, फिर देखो सिद्धि में अपने आप स्वतः होगा, ईश्वरीय शक्तियां भी आपके साथ हो जाएंगी। फिर आप IIT कानपुर आगे पढ़ोगे। यहाँ के बच्चे जब बेंगलोर जाते हैं पढ़ने, वहाँ के बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। यही तो हमारा देश है, विविधता में एकता। और इसी में जो आपने कहा कि पर्यटन भी आ जाता है, परंपरा भी आ जाती है, जो हमारी जो प्रगति के बारे में जो हमने तमाम सारी बातें वो भी आ जाती है, प्रौद्योगिकी की जो हमने टेक्नोलॉजी की बात की वो सब भी आ जाती है, और परस्पर संपर्क, ये जो 5 P's है, वो सारी जो युवा संगम का जो ताकत है, वो सब कुछ चीजें इसमें आ जाता है। मैं आप सारे लोगों का यहाँ अभिनंदन भी करता हूँ, और आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप इस बदलते भारत का, इस तेजी से विकास हो रहे विकसित भारत के संकल्प से बढ़ते भारत के लिए आप उसके वाहक बनो, आप उसको ताकत दो। ये मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों को। धन्यवाद।